सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। तो दोस्तों, वो समय आ गया है जब आप लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और अब हम लोग के पास बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो एग्ज़ाम मोस्टली 27 से स्टार्ट होगा और ये 1.5 महीने का एग्ज़ाम है। तो 50 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था और वो लोग सारे लोग अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस समय अगले कुछ दिनों में जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उन लोगों को कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में जो उनका 10-15 नंबर का जो गैप बन रहा है, वो गैप खत्म हो सके। और मैं इसमें रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस बेस्ड जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी, उन सारे प्रॉब्लम्स को मैं डिस्कस करूँगा और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा एग्ज़ाम में जाने के पहले, और वो कॉन्फिडेंस तुम्हें बहुत हेल्प करेगा तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना है आने वाले कुछ दिनों में। जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी होने वाला है और अभी हुआ नहीं है, उन बच्चों को इस वक़्त सिर्फ़ एक ही काम करना चाहिए और वो है रिवाइज़। इस वक़्त उन्हें कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नए टॉपिक को मत छुओ, क्योंकि जो तुमने पिछले 1 साल में पढ़ा है, पिछले 1 ईयर में तुमने जो पढ़ा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसे रिवाइज़ करो। रिवीज़न इस वक़्त एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तुम्हारे एग्ज़ाम में तुम्हारे रिटेंशन पावर को मजबूत करता है कि तुम एग्ज़ाम में फँसो नहीं। सवाल देखो, तुम्हें अगर वो कॉन्सेप्ट रिवाइज़ है, तो तुम इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन निकालोगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त सिर्फ रिवीजन करो, कोई भी नया टॉपिक नया चीज पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम वो एग्जाम से पहले कंप्लीट नहीं कर पाओगे और एग्जाम में जाके सब बर्बाद कर दोगे। ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा इस वक्त कि आखिर प्रैक्टिस करे तो करे क्या। तो भाई इस वक्त सिर्फ एक ही चीज प्रैक्टिस करो, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ भी और सोचे तो तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारा एग्जाम भी उसी लेवल पे आने वाला है, एग्जाम भी वही आएगा और एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे तो तुम्हें एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ सवालों को नहीं बनाना है, तुम्हें सवाल टाइम के साथ बनाना है। तो इस वक्त जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो ये है कि तुम्हें एक टाइमर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम कोई 50 क्वेश्चन उठा लिए। अब ये 50 क्वेश्चन को तुम्हें टाइमर लगा के सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें 1 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे साथ टाइमर टाइमर होना चाहिए, ताकि टाइम भी तो चल रहा है, बिना टाइम के तुम सॉल्व करोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर ये 50 क्वेश्चन को तुम 2.5 घंटे में सॉल्व करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस क्वेश्चन को टाइम के साथ सॉल्व करना है, ताकि एग्ज़ाम में तुम्हारा वही माइंडसेट रहे। इसलिए एक टाइमर का यूज़ करो और टाइमर के साथ सवालों को बनाओ। और वो बच्चे जिनका एग्ज़ाम अभी 10, 15, 20 दिन, 25 दिन बाद होने वाला है, जिनका अभी कोई भी डेट नहीं आया है, और वो एक मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो इस वक़्त वो मॉक टेस्ट दे तो सकते हैं, लेकिन इस वक़्त उन्हें एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। एक टाइम फिक्स कर लो कि कितने बजे तुम मॉक दोगे। उसी सेम टाइम पे एवरीडे मॉक लगाओ। जैसे सपोज़ तुम्हें लगता है कि तुम्हें 10 बजे सुबह मॉक देना चाहिए, तो 10 बजे शुरू हो जाओ और 10 बजे तब तब तक लगाओ जब तक तुम्हें एक्चुअल एग्ज़ाम का टाइम नहीं पता चल जाता है। जैसे ही तुम एग्जाम का टाइम पता चला तो इमीडिएटली स्विच करो और उस टाइम पे चले जाओ, और तुम्हारा रोज का मॉक उसी टाइम पे होना चाहिए। ये तुम्हारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हें वो एक प्रैक्टिस कर देगा कि तुम उस टाइम पे एक्टिव रहते हो और क्वेश्चन करते रहते हो, ताकि जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फील नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एग्जाम सुबह 7 बजे पड़ जाता है, 7:30 बजे रिपोर्टिंग रहता है, 8 बजे उनको नींद आती रहती है, और उन्हें मैथ बनाने का, इंग्लिश पढ़ने का, रीजनिंग करने का आदत है नहीं 8 बजे, क्योंकि वो लेट नाइट पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। अब उनकी पढ़ाई 10 बजे के बाद शुरू होती है, 11 बजे के बाद शुरू होती है, लेकिन यहाँ एग्जाम 9 बजे से ही है। ऐसे सिचुएशन में उन लोगों को बहुत ही चैलेंज फेस करना पड़ता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें उस टाइम पे एक्टिव होके। इसलिए जिस टाइम पर भी तुम्हारा एग्जाम है, कोशिश करो कि मॉक उसी टाइम पे लगाओ। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये एक चीज़ दिमाग में रख लिए तो तुम्हारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम में हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए तुम लोगों ने देख लिया, अब क्या नहीं करना चाहिए इस पे सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि बच्चे आजकल ये सोच लिए हैं कि हमें 100 का 100 क्वेश्चन करके ही आना है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो भाई सिर्फ 100 का 100 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारी एक्यूरेसी भी मैटर करती है। इसी की वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि ब्लाइंड गेसिंग शुरू कर दिए हैं। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिखा, अगर 2-3 ऑप्शन में भी अगर वो डाउट में है, तो भी वो मार देते हैं।
हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये था कि 4 में से पहले 2 को तो कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। बचे हुए 2 सवाल में अगर तुम्हें 50-50 का गेस लग रहा है तो ही गेस कर सकते हो, वो भी अब ऐसे नहीं। डिपेंड करता है कि तुमने कितने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर तुम मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए हो जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था, तो तुम्हें वो 2 क्वेश्चन में भी अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि खामखा तुम एक नेगेटिव मार्क लाके क्या दिखाना चाहते हो? तुम्हारा मार्क्स गिरेगा और जिससे तुम्हारे रिजल्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि एक-एक नंबर से काफ़ी रैंक में भी फ़र्क आता है और सिलेक्शन से लोग बाहर हो जाते हैं। तो ब्लाइंड गेसिंग तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जिस पे 100% कॉन्फिडेंस है वही करो और उसी को मारो। बाद में देखेंगे कि क्या हमें और अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आर्ट ऑफ स्किपिंग। बच्चे, अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो इनका टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा है। तो टाइम एंड वर्क का सवाल वो जैसे देखते हैं बोलते हैं क्या साला इसको तो कर ही देंगे। भाई कर तो तुम दोगे। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो टाइम एंड वर्क का सबसे टफ सवाल आया हो। पूरे शिफ्ट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन भी हो सकता है वो टाइम एंड वर्क का। लेकिन तुम्हारा ईगो इस बीच में आ जाएगा। वो कहेगा कि नहीं यार, मैंने तो टाइम एंड वर्क पढ़ा है। अब जब मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो मैं कैसे नहीं करूँगा, मैं करके ही रहूँगा। होता ये है इसकी वजह से कि तुम एक क्वेश्चन पे 4 मिनट दे जाते हो। जिसकी वजह से तुम्हारा आगे का 5 क्वेश्चन जो बनना था वो अब नहीं बनेगा। क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम नंबर के हैं। तो ज़रूरत क्या है तुम्हें भाई एक ही क्वेश्चन पे लगे रहने की? अगर उसके जगह तुम 3 क्वेश्चन जीके के कर लोगे, इंग्लिश के कर लोगे तो तुम्हें ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि सारा क्वेश्चन एक ही नंबर का है। सारे क्वेश्चन का मार्क्स सेम है, तो तुम्हें किसी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम तक नहीं फँसना है। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड में गेस करो। अगर लग रहा है कि तुम बना सकते हो तो ही आगे बढ़ो, अदरवाइज़ इमीडिएटली उसको स्किप करो, आगे बढ़ो। 15 सेकंड के अंदर तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि तुम्हें ये पेपर में ये सवाल को अभी करना है या बाद में करना है या करना ही नहीं है। ये डिसाइड करना होगा तुम्हें एग्ज़ाम में। तभी तुम टाइम बचा पाओगे और उस बचे हुए टाइम में तुम मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं। सपोज़ जैसे किसी सर्कल में रेडियस पूछा, तो रेडियस तो निकाल लिए, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि r नहीं 2r बताओ। अब ये बच्चे ध्यान नहीं देते, बच्चे रेडियस निकालते हैं और रेडियस ही मार देते हैं इन प्लेस ऑफ 2r। अब वहाँ पे उनका नेगेटिव हो जाता है। होता क्या है कि बना तो वो सब लिए थे, क्वेश्चन का आंसर भी आ गया था, बट एक्चुअल जो सवाल पूछा था वो मारने की जगह कुछ और मार देते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसकी वजह से बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं। मैंने काफ़ी बच्चों से सुना है, वो कहते हैं कि सर मैं तो बी मारा था, डी कैसे हो गया पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली में वो मारे डी ही होते हैं, बट उनको हर बारी में ध्यान में नहीं आता है, वो डी का बी लगता है उनको कि सही मार क्या है, गलत हो गया है। तो इससे बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इससे नहीं बचोगे तो काम नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है उसका आंसर सही ही लगना चाहिए, अदरवाइज़ तुम्हारे सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। इस बात को एकदम दिमाग में रखना। सिली मिस्टेक को जितना हो सके अवॉइड करो, उतना बेटर रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया वो ये है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। अब तुम ये सारे मिस्टेक्स को अवॉइड कर दिए, क्या करना चाहिए वो मैंने बता दिया है, क्या अवॉइड करना चाहिए वो भी मैंने बता दिया है। अब अगर उन सारे चीज़ों को तुम इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो उन सारे चीज़ों के साथ पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें पेपर को 3 राउंड में बाँट देना चाहिए। सबसे पहला राउंड जो कि ईज़ी क्वेश्चंस के लिए होता है, 15 से 20 मिनट का टाइम लो और तुम्हारे पूरे पेपर में जितने भी ईज़ी क्वेश्चन तुम्हारे अकॉर्डिंग हैं, उन सारे सवालों को कर दो। अगर तुम ये करने में सफल हुए, तो मेरी बात मान के चलो कि तुम्हारा जो नर्व था, जो तुमको टेंशन था, जो सारा प्रॉब्लम था, वो सारा का सारा डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और ईज़ीएस्ट क्वेश्चन को ही उठाना है पहले राउंड में। क्वेश्चन पढ़ो, अगर लग रहा है क्वेश्चन कि तुम कर सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, इमीडिएटली उसको स्किप करो क्योंकि वो राउंड 1 का क्वेश्चन नहीं है। राउंड 1 का क्वेश्चन वही होता है जो सवाल देखे और आंसर अपने आप दिमाग में चलने लगा कि ऐसे बनेगा। तो ये होता है ईज़ी क्वेश्चन जो कि राउंड 1 में करेंगे। और जो क्वेश्चन में लगेगा कि हाँ, बन तो जाएगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है बाद में करेंगे, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके अगले राउंड के लिए छोड़ दो। जैसे ही तुम्हारा 15-20 मिनट में राउंड 1 कंप्लीट होगा, तो तुम अच्छा खासा अटेम्प्ट कर चुके होगे, 50-60 क्वेश्चन तुम कर लिए होगे क्योंकि सारे के सारे ईज़ी क्वेश्चन तुमने पिक किए थे। तो 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन में मैं इंग्लिश, रीजनिंग सब लेके चल रहा हूँ ना, क्योंकि अभी तो सेक्शनल टाइमर आया नहीं है तुम्हारे एसएससी जीडी में। तो तुम सब मिला के 50-60 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और तुमको पेपर को आगे का पेपर सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प होगा। अब जो तुमने मार्क फॉर रिव्यू किया था, वो सारे के सारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं। अब ईज़ी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद वो सारे मीडियम क्वेश्चन को उठाओ और मीडियम क्वेश्चन को उठा के इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। फिर इसमें तुम्हें अच्छा खासा टाइम लगेगा, वो सारे सॉल्व करो। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, जिन्हें अगर ज़रूरत पड़ा तो ही करना, टाइम बचा तो।
अदरवाइज स्किप ही करोगे उन सवालों को। वो होता है टफ क्वेश्चन। उन सारे टफ क्वेश्चन को तुम्हें छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं अटेम्प्ट करना है। क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हें टफ क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते बिल्कुल मत करना है, क्योंकि तुम्हारा जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे। स्पीड तुम्हें इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद कर देगा, लेकिन एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुमने जो सॉल्व किया क्या वो सारा सही है। अगर टफ सवाल है, तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम नहीं समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, फिर भी तुम उसको अटेम्प्ट लेते हो कुछ भी अपना दिमाग लगा के, तो वो तुम्हारे एक्यूरेसी को बर्बाद कर देगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करो जो तुम्हें आता हो और जिसका आंसर तुम्हारे कॉपी पे लिख गया हो। अपने मन से कुछ भी मत मार देना, अदरवाइज तुम्हारा नेगेटिव होगा। 20 सही कर दिए, 10 गलत कर दिए तो तुम बाहर हो जाओगे। इससे अच्छा है 18 सही करो, 3 गलत करो, तो भी तुम्हारा नंबर ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये तो हो गया कि पेपर को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब एग्ज़ाम के साथ सबसे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि लोगों को एग्ज़ाम में घुसने से पहले काफ़ी ज़्यादा एंग्जायटी हो जाती है। एग्ज़ाम फ़ीवर हो जाता है, हाथ काँपने लगता है, पैर काँपने लगता है, समझ में कुछ नहीं आता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कैसे अपने आप को कंट्रोल रखें, क्या करें, क्या नहीं करें कि एग्ज़ाम के अंदर जाने के बाद इन चीज़ों का इम्पैक्ट तुम्हारे पेपर पे नहीं पड़े। तो सबसे बेस्ट जो मैं सोचता हूँ वो ये है कि तुम्हें एक एग्ज़ाम में घुसने से पहले लंबी गहरी साँसें लेनी चाहिए। कम से कम एटलीस्ट 10 बार लो और 10 बार छोड़ो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब डीप ब्रीथिंग करोगे तो तुम्हारा माइंड शांत होगा, तुम्हारे दिमाग में कोई भी रिज़ल्ट, देखो जब तक हम लोग रिज़ल्ट के बारे में सोचते हैं तभी तक प्रॉब्लम है। रिज़ल्ट के बारे में सोचना छोड़ दिए, प्रॉब्लम खत्म। और वो तुम्हारा दिमाग सोचने छोड़ने देगा नहीं तुमको। वो सोचवाएगा ही तुमको बार-बार रिज़ल्ट के लिए, अरे यार नहीं हुआ तो क्या होगा? ये करना है, वो करना है, सिलेक्शन लेना था, पैसा कमाना है, दुनिया जहान, बहुत सारा चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगा। इससे बचने का एक ही उपाय है, 10 बार ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करो। 10 बार करो एकदम शांत दिमाग से। जितना शांत दिमाग से करोगे तुमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में ऑक्सीजन जाएगा ना। जब ऑक्सीजन जाएगा तो वो दिमाग को शांत करता है। एग्ज़ाम में स्टार्ट करने से पहले पेपर अपने आप को किसी भी तरह से काम कर लो। जितना शांत रहोगे, जितना शांति से पेपर को सॉल्व करने बैठोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए आसान होगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इन इन चीज़ों को जो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है और इन चीज़ों को जो सबसे बड़ा जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो होता है एग्ज़ाम सेंटर के बाहर एग्ज़ाम से पहले डिस्कशन। मैंने काफ़ी बार एग्ज़ाम सेंटर पे देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और डिस्कशन शुरू कर देते हैं, और भाई कहाँ से हो, क्या हो, किससे पढ़े, क्या पढ़े, ये सवाल तुमने किया है, ये टॉपिक तुमने पढ़ा है, अच्छा प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो, अच्छा एग्ज़ाम में आने वाला है। इन सारे डिस्कशंस को जितना हो सके मेरे भाई अवॉइड करने की कोशिश करो। एग्ज़ाम सेंटर पे ऐसा कोई भी डिस्कशन मत करो जो तुम्हारे माइंडसेट को बिगाड़ दे। और ये सारा चीज़ डिस्कशन से ही होता है, और डिस्कशन को जितना अवॉइड करोगे उतना बेटर रहेगा। एग्ज़ाम में मैंने बता दिया है पहले कि ईज़ी क्वेश्चन से शुरू करना है, कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। जितना ईज़ी क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, उतना ज़्यादा अटेम्प्ट कम समय में कर लोगे। उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा और एंग्ज़ायटी लेवल अपने आप गिर जाएगा। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि अपने एंग्ज़ायटी को कम कैसे करें। इतना ईज़ी क्वेश्चन उठाओ कि तुम एंग्ज़ायटी में भी होगे तो उसको सही करोगे। वैसे सवालों को उठाने हैं, और वो जैसे-जैसे 10-12 क्वेश्चन कर लोगे ना, वहाँ पे तुमको दिखने लगेगा कि आंसर 12, आंसर 13, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। और जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, बस तुम्हारे अंदर कोई एंग्ज़ायटी नहीं रहेगा, उसका तुम्हारा पूरा फ़ोकस एग्ज़ाम पे हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट बात, अपने तैयारी पर भरोसा करो। भाई मेरे 1 साल तुम दिए हो, रोज़ दिए हो, हर समय दिए हो, हर घंटा दिए हो उस तैयारी को। तो अपने प्रिपरेशन पे भरोसा करो, क्योंकि तुम्हारा प्रिपरेशन ही सब कुछ है। और जो तुमने अपने ऊपर भरोसा किया है वही जाके एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होता है। अगर तुम मान के चल रहे हो कि तुम आज अच्छा करके जाओगे, तो 90% चांस है कि तुम अच्छा ही करके जाओगे अगर तुमने पढ़ाई की है तो। दिमाग में थोड़ा-सा भी डर रहेगा तो एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो-जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन बातों को ध्यान रखना और वैसे ही एग्ज़ाम में घुसना और वैसे ही पेपर सॉल्व करना। और अब एक आखिरी बात, तुमने जो भी मेहनत की है भाई उसका फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखो, मिलना ही है। आज एग्ज़ाम में मिले, किसी दूसरे एग्ज़ाम में मिले, कभी भी मिले, मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुमने ईमानदारी से मेहनत की है तो तुम्हें फल मिलेगा ही। मैंने किसी को आज तक इस दुनिया में नहीं देखा जिन्होंने बहुत मेहनत की हो और उसका
रिजल्ट 0 आया हो, कभी ना कभी जाके उनको उसका रिजल्ट मिला ही मिला है और बहुत अच्छा मिला है। एग्ज़ाम में तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ घुसना है, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वही डिसाइड करता है कि तुम किस तरह से प्रिपेयर्ड हो। भले ही तुम कितना ही प्रिपेयर्ड हो जाओ, लेकिन एग्ज़ाम में अगर डल होके जाके अंदर जा रहे हो ना, डर रहे हो, शिविर कर रहे हो, तो तुम्हारा वो एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट डालता है। थोड़ा-थोड़ा, छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ाम में। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, क्योंकि तुमने मेहनत कर दी है। अब यहाँ पे तुमको अपना बेस्ट एफर्ट देना है, बात खत्म। सिलेक्शन होना नहीं होना ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ना था, मेहनत करना था, हमने मेहनत किया, पढ़ा, सारा एफर्ट लगा दिया। अब एग्ज़ाम में जो होगा देखा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब पेपर सॉल्व करने स्टार्ट कर दो, पेपर एक बार तुमने डिसाइड कर लिया, स्टार्ट कर दिए, सॉल्व होने लगा, टाइमर चलने लगा, अगर तुम्हारा 2, 4, 5 क्वेश्चन गड़बड़ हो भी जाता है, तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। 5 क्वेश्चन तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा, उसके बाद का 95 क्वेश्चन डिसाइड करने वाला है। इसलिए जब तक टाइमर खत्म नहीं हो जाए या जब तक तुम पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर लो, तब तक तुम्हें एकदम फ़ोकस्ड रहना है। एकदम फ़ोकस के साथ सॉल्व करना है, हार नहीं मानना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम 5 क्वेश्चन नहीं बना पाओ, तो भी छठा क्वेश्चन में तुम्हें पैनिक नहीं होना है। अगर कभी भी ऐसा लगे कि पैनिक हो रहे हो, इमीडिएटली पेन छोड़ो, 2-3 बार ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करो, लॉन्ग ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं ऐसे ही करता था, जितने भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं। एग्ज़ाम में प्रेशर आना जायज़ है, सबको आता है, घबराना नहीं है। एंड तक लड़ेंगे, सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे जो हो जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। एसएससी रेलवे एक्सप्रेस की तरफ से एसएससी जीडी वालों को बेस्ट ऑफ लक। आपने बहुत मेहनत किया है, आप अपने आप पे भरोसा रखिए, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। और सिलेक्शन मैं बता दे रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ कि ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ें थी मेहनत, प्राइमरी चीज़ें थी एफर्ट जो आपने दिया, प्राइमरी चीज़ें थी मॉक्स जो आपने लगाया, वो आपने कर दिया है। अब ये रिज़ल्ट क्या आएगा ये ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। सबसे इम्पोर्टेंट था जो काम वो तुमने कर दिया। एग्ज़ाम में जाओ, 100% कॉन्फिडेंस के साथ घुसो और सॉल्यूशन करो और सॉल्व करके निकलो बाहर, और उसके बाद मेरे डीएम में आओ और हम लोग फिर बात करते हैं कमेंट पे। मिलते हैं तब तक आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।